नाज़रीन, अमेरिका ने पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उसमें फलस्तीनी रियासत को जो है वो शामिल किया है, जिससे इजराइल जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है। और अमेरिका की जानिब से इसको शामिल करना और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसको शामिल करना ये बहुत ही तारीखी है और इजराइल इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि अभी भी ये आइडियल तो नहीं है, तो अमेरिका की जानिब से ये खबरदार किया गया, धमकाया गया है कि अगर इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके अंदर एक पीस बोर्ड भी शामिल है जिसको ट्रंप हेड करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है सूरत हाल को, तो अमेरिका ने खबरदार किया है कि अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो फिर बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं और फलस्तीनियों के लिए बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेज फलस्तीनियों के लिए होंगे अगर इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमास ने गारंटर्स को कहा है कि वो इमदाद को अंदर भेजने और इजरायली हमलों को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें और इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि वो सऊदी अरेबिया को फाइटर जेट्स ना दे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इजराइल की जानिब से बाकायदा अमेरिका को कहा गया है कि वो सऊदी अरेबिया को जो फाइटर जेट्स देने जा रहा है वो ना दे। और नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान ये मिलकर ड्रोन्स की ज्वाइंट प्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं और फैक्ट्रीज लगी हैं रशिया के अंदर, जहां पर नॉर्थ कोरिया की फौजी और उनके लोग जाएंगे। ज्वाइंट प्रोडक्शन इन तीन मुल्कों के दरमियान हो रही है। इसके साथ जाहिर है कि चाइना और ये चारों मुल्क जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे चाइना रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है और जो शेयर है वो इन चारों मुल्कों के दरमियान जब वो रिवॉल्व कर रहा है और रशिया, चाइना, वेनेजुएला की भी इस वक्त हेल्प कर रहे हैं। तो ये तमाम ताजा तरीन जो मंजरनामा है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला बहुत ही क्रिटिकल नौयत इख्तियार कर गया है और सबकी नजरें वहां पर लगी हैं कि कौन सी रेजोल्यूशन पास होती है, आगे बढ़ती है और क्या ये मामला दरमियान में रुक जाएगा। सबसे पहले जो ईरान ने एक ऑयल टैंकर को पकड़ा है उसके हवाले से मजीद डिटेल सामने आई हैं। ये एक ऐसा मामला है जो बहुत ज्यादा एस्केलेट भी हो सकता है पर्शियन गल्फ में और एक ज़ाहिर ईरान जंग का खतरा मौजूद है, तो उसमें यह वाकया एक एस्केलेशन की तरह भी जा सकता है या फिर सिर्फ एक टिट फॉर टैट का मामला भी हो सकता है। जैसा कि पिछले महीने ईरान का जो शैडो फ्लीट से ताल्लुक रखने वाला ऑयल टैंकर है उसको कब्जे में लिया गया था, तो उसके जवाब में ईरान ने इस ऑयल टैंकर को पकड़ा है। बहुत ही बहादुरी का काम है, बड़ा आप कह लें कि ये बोल्ड स्टेप है ईरान की जानिब से। और ये जो ऑयल टैंकर है ये यूएई और सिंगापुर से रिलेटेड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएई से और सिंगापुर से इसका ताल्लुक है, यानी उनका शेयर है। ईरान सीज ऑयल टैंकर लिंक्ड टू सिंगापुर एंड यूएई। ये जो है वो यूएई से सिंगापुर जो है वो जा रहा था और इसको जो है वो कैप्चर किया गया। आईआरजीसी, नेवी और फोर्सेस ने जो है वो इसको कैप्चर किया और अब ये ईरानी साइलों की तरफ जो वो जा चुका है। द शिप वाज सीज्ड इन रिस्पॉन्स टू अटैक ऑन द ईरानियन शैडो फ्लीट वेसल लास्ट मंथ। तो ये टिट फॉर टैट भी हो सकता है, लेकिन अगर टिट फॉर टैट भी है तो अमेरिका के लिए एक ज़ाहिर है कि उन्होंने पकड़ा था ना, तो अब ईरान ने जवाब यानी उनके बराबर का जवाब दिया है, तो अमेरिका ज़ाहिर इस बात को भी अफोर्ड नहीं करता और अच्छा नहीं समझता कि उसके बराबर का कोई जवाब जो है वो उसको दिया जाए। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इसके साथ ईरान ने यह भी मैसेज दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में उनकी नेवी अलर्ट है और उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो इसको बंद भी कर सकते हैं। भाई बंद ऐसे ही होगा ना ऑयल टैंकर्स, तो वो बंद भी कर सकते हैं और कैप्चर भी कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी भी उन्होंने दिखाई है। दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आ रही है, देखिए ये बहुत ही गेम चेंजर डेवलपमेंट है। और फाइटर जेट्स देना ये एक बात है और उससे बढ़कर उस पॉलिसी का इतलाक करना कि जिसमें अगर इजराइल की सुपीरियरिटी चैलेंज हो रही है तो हो रही है, ये उससे भी बड़ी बात है कि एक ये है कि एक ऐसा गैर मामूली इक्विपमेंट वो देने जा रहे हैं, तो उस इक्विपमेंट का आना बड़ी बात है। लेकिन उससे बढ़कर अमेरिका की जानिब से ऐसी पॉलिसी का इतलाक करना कि जिसमें वो इजराइल की सुपीरियरिटी जिससे चैलेंज हो रही है और अमेरिका फिर भी उस पॉलिसी का इतलाक कर रहा है, ये उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि इसके नतीजे में फिर और चीजें भी होंगी। यानी इसका ताल्लुक सिर्फ एक फाइटर जेट्स देने से नहीं है, फिर और भी चीजें, क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट आ गया ना, पॉलिसी शिफ्ट आ गया तो इजराइल इस हवाले से बहुत परेशान है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं बहुत सारी डायमेंशन में जो इजराइल की सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रही हैं। चाइना जेट्स दे रहा है, रशिया के SU-57 जो है वो एंट्री कर चुके हैं, ईरानी पायलट्स ट्रेन हो रहे हैं, टर्की अपने जेट्स बना रहा है, यूरोप से भी ले रहा है, अमेरिका से भी डील चल रही है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके साथ ये बिल्कुल वाजे है कि आने वाले महीनों में और एक आध साल में आप देखेंगे कि यहां का मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका होगा। 2 सालों में बहुत कुछ बदला है और आगे भी। लेकिन गल्फ कंट्रीज अपनी अप्रोच टुवर्ड्स इजराइल ये कब बदलेंगी या बदल चुकी हैं या किस हद तक बदली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। इजराइल ने इन्फॉर्म किया है ट्रंप को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो नहीं चाहते
कि F-35 एयरक्राफ्ट जो है वो सऊदी अरेबिया को दिए जाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों नहीं चाहते? ज़ाहिर है, एक तो एयर सुपीरियरिटी का मामला है, दूसरा कहते हैं ये चाइना के हथे लग जाएगी, ये टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के हथे लग जाएगी, इसलिए बड़ी आप गलती कर रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया को देने जा रहे हैं। द प्राइमरी वरी, यानी सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि इससे इजराइल की जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है, ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, कि इजराइल के पास वो इक्विपमेंट्स हैं जो रीजन में किसी के पास भी नहीं है, तो वो खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा उस मिलिट्री एज का इन द रीजन विच द यूएस हैज कमिटेड टू मेंटेनिंग, जिसके हवाले से अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो मिडिल ईस्ट के हवाले से हमेशा ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसमें इजराइल हमेशा बरतर होगा, सुपीरियर होगा। तो इस पॉलिसी के बदल जाने का मतलब ही सब कुछ है, ठीक है ना? यानी ये अमेरिका ऐसा करने पर क्यों मजबूर हो रहा है? तो ये उस बदलती दुनिया की जो रियलिटीज हैं उसका एक इजहार है। न्यूयॉर्क टाइम टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट किया है कि 48 F-35 जब सऊदी अरेबिया को दिए जा सकते हैं, और इजराइल कह रहा है कि ये बिल्कुल उनको ना दिए जाएं, और ये है कि ये चाइना के हाथ भी लग सकते हैं। और F-35 अगर सऊदी अरेबिया को दे दिए जाते हैं तो ये सेकंड कंट्री होगा मिडिल ईस्ट के अंदर। दिस वुड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट इजराइल की जो एयर सुपीरियरिटी है, एयर सुप्रीमेसी है, और जो इसके डिफेंस स्ट्रेटजी है वो बुरे तरीके से मुतासर होगी। तो क्या अब अमेरिका ये फाइटर जेट्स देगा या इजरायली लॉबी इसमें भी हावी आ जाएगी? लेकिन मसला बहुत संगीन है अब अमेरिकन एम्पायर के लिए। चाइना J-35 सऊदी अरेबिया को ऑफर कर चुका है, जिसको सऊदी अरेबिया ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया है कि हम तो अमेरिका से ले रहे हैं। तो अगर अमेरिका नहीं देगा तो चाइना की ऑफर वैसे वही मौजूद है, और Su-57 वो भी मौजूद हैं, उसकी भी ऑफर आ जाएगी। और उधर जो है वो Su-35 की ऑफर भी हो सकती है। भाई ईरान ले रहा है ना, तो सऊदी अरेबिया को तो मतलब, और उधर टर्की वो भी 5th जनरेशन जब वो फाइटर जेट्स बना रहा है, तो अगले एक आध साल में वहां से भी मिल जाएंगे सऊदी अरेबिया को। तो अमेरिका का इकोनॉमिक लॉस भी होगा और स्ट्रेटेजिक लॉस भी होगा। भाई अगर अमेरिका नहीं देता और सऊदी अरेबिया चाइना से लेगा तो ये कितना बड़ा शिफ्ट होगा। और सऊदी अरेबिया ये भी कंसिडर कर रहा है कि वो ऑयल बेचे चाइनीज करेंसी में, जो कि अभी तक नहीं उसने फैसला किया। तो अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाता, उसको एडवांस और सुपीरियर इक्विपमेंट नहीं देता, तो सऊदी अरेबिया खामोश तो नहीं बैठा रहेगा। जब उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो खामोश तो नहीं बैठा रहेगा। तो ये वो गंभीर मसला है। तो इजराइल ने दरअसल जो ये सारा कुछ किया है 2 साल में, ये बिल्कुल उसको सूट नहीं करता था। उसके हिस्टोरियंस बार बार ये लिखते रहे हैं कि इजराइल के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का एक ही मतलब है, एक ही उसका रास्ता है कि वो इस रीजन में मर्ज हो जाए और यहां के लोग इसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि ये इजराइल का सिर्फ मिलिट्री पावर के जोन में और इस घमंड में कि हम सिर्फ मिलिट्री पावर पर यहां कायम रहेंगे, ये लॉन्ग टर्म में चल नहीं सकता है। और माइनॉरिटी एक लंबे अरसे तक मेजॉरिटी पर रूल नहीं कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी क्रिटिकल और सेंसिटिव सूरत हाल जो पैदा हो गई है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने ये शामिल कर लिया है कि फलस्तीनी रियासत बनेगी, बहुत अच्छी बात है, और इजराइल इस पर बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी सूरत हाल बनी हुई है, अभी तक वो आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन जो भी उसमें डिस्कस हो रहा है, इजराइल उससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने शामिल कर लिया फलस्तीनी रियासत को, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब रशिया कह रहा है कि जो इसमें पीस बोर्ड है इसको भी निकाला जाए। यानी जहां पर मामला अटका हुआ है वो ऐसी कोई शिक नहीं है कि वो कोई इजराइल के हक में होनी है, वो फलस्तीन के हक में रशिया कह रहा है कि भाई मजीद ये चीज शामिल की जाए। बोर्ड बनना है जिसमें ट्रंप होगा और बाकी होंगे, उसको निकाला जाए, ठीक है ना, और बाकी फलस्तीनी रियासत के हवाले से क्लैरिटी आए। तो इसकी 3 डायमेंशंस हैं। हैरेड्स लिख रहा है, रिवाइज्ड यूएस एंड गाजा प्रपोजल साइड्स पाथ टू पैलेस्टीनियन स्टेटहुड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार फलस्तीनी रियासत को शामिल किया गया, वो भी ट्रंप दौर के अंदर, एज ट्रंप रैलीज इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर पीस प्लान। तो ट्रंप जो है वो एक ऐसा प्रपोजल कोशिश कर रहा है कि सबकी जब उसमें सपोर्ट हासिल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो ट्रंप इंतजामिया की जानब से आया है, जिसके अंदर ये 3rd ड्राफ्ट है जो उन्होंने सबमिट करवाया है, जिसमें ये मेंशन है कि फलस्तीनी रियासत कल को बनेगी। दिस रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू सिक्योर इंटरनेशनल कंसेंसस, के एक आलमी सतह पर एक इत्तेफाक जब किया जा सके। तो इस ड्राफ्ट के अंदर जो चीजें शामिल की गई हैं, सबसे बढ़कर फलस्तीनी रियासत का जो वादा शामिल किया गया है, ये अनकंफर्टेबल इजराइल के लिए। इजराइल इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, और एक ऐसा रास्ता कि जिसमें फलस्तीनी रियासत बनेगी। और साथ दूसरी चीज ये हुई है कि इस रेजोल्यूशन के अंदर इजराइल की जो वीटो पावर है कि गजा में कौन सी फौज होगी और कौन सी नहीं होगी, इसको भी खत्म कर दिया गया। कि
इसराइल वीटो नहीं कर सकता। जैसे इसराइल कह रहा था कि भाई टर्की की फौज नहीं आएगी, तो ये इसराइल का वीटो उससे ले लिया गया है। ये दो चीजें हुई हैं, फलस्तीनी रियासत शामिल की गई और वीटो लिया गया, तो इसराइल इससे बिल्कुल खुश नहीं है। ऊपर से रशिया ये कह रहा है, और वो अपनी रेजोल्यूशन भी ले आए हैं, कि जो बोर्ड ऑफ पीस है जिसमें ट्रंप है और वेस्ट के लोग हैं और बाकी हैं, इसको भी खत्म किया जाए और जो है वो मजीद सॉलिड इकदाम उठाए जाएं गजा में मुकम्मल सीज फायर के लिए, और ये जो अटैक्स हैं इनको रोका जाए। रशिया मजीद फलस्तीनियों के हक में ये बात कर रहा है। अच्छा, अब अमेरिका ने यह भी धमकाया है कि अगर इस हमारी रेजोल्यूशन को ना माना गया तो क्या होगा, तो होगा यह कि ग्रेव एंड टेंजिबल एंड इंटायरली अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पैलेस्टीनियन। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, ऐसी तबाही आएगी जिसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये साथ अमेरिका ने धमका भी दिया है। तो यहां पर मामला जब अटका हुआ, यानी इसराइल किसी भी सूरत हाल से खुश नहीं है, ना वो अमेरिकन रेजोल्यूशन से खुश है, ना वो रशियन रेजोल्यूशन से खुश है। अब अमेरिका की रेजोल्यूशन आगे बढ़ेगी या रशिया की आगे बढ़ेगी, या ये मामला भी यहीं पर अटका रहेगा। फिलहाल इसराइल इस पूरी सूरत हाल से हैप्पी नहीं है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर अरब्स एग्री हो जाते हैं और हमास एग्री हो जाती है अमेरिकन रेजोल्यूशन के ऊपर जिसमें फलस्तीन रियासत शामिल की गई है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस भी है, अगर फिर भी अगर फलस्तीनी और अरब्स एग्री हो जाते हैं तो रशिया भी एतराज अपना खत्म कर लेगा, चाइना भी एतराज खत्म कर लेगा। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने एतराज किया है वो पीछे किसी के कहने पर ही किया होगा। तो अगर वो एग्री हो जाते हैं तो रशिया भी अपना ऑब्जेक्शन जो वो हटा देगा। तो दोनों रेजोल्यूशन इसराइल के हक में नहीं, और ऊपर से जेट्स मिलने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया को। यानी आप देख रहे हैं जो पॉलिसी बन रही है, इसराइल का कंट्रोल चैलेंज हो रहा है। हम ये नहीं कहते मुकम्मल खत्म हो गया है, लेकिन चैलेंज हो रहा है, और साथ इस बात का पता दे रहा है कि इन फ्यूचर ये मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। वेस्ट बैंक के अंदर बहुत ज्यादा एस्केलेशन के खतरात हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि वाइडर पैटर्न देखा जा सकता है राइजिंग इजरायली वायलेंस इन द वेस्ट बैंक, जिसमें इजरायली सेटलर्स और उनका जो मिलिट्री वायलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शहादतें हो रही हैं, डेमोलिशंस हो रही हैं और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। और उन्होंने वार्न किया है कि इंटेंसिफाइंग वायलेंस देखा जा रहा है वेस्ट बैंक के अंदर, और कैसे सेटलर जो है वो खौफनाक अटैक्स जब वो कर रहे हैं, और मास्क्ड सेटलर जो है वो नजर आ रहे हैं जो फलस्तीनी विलेजेस के ऊपर जब जाकर अटैक कर रहे हैं, और वहां पर शहादतें भी हो रही हैं। वाइड पैटर्न ऑफ एस्केलेटिंग वायलेंस, सीरियस क्वेश्चन जब वो हैं अबाउट द अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जैसा कि हैरड्स ने इस मामले में लिखा है कि देयर विल बी नो मिडिल ईस्ट पीस इफ ट्रंप टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू वाइल्ड सेटलर्स वायलेंस इन द वेस्ट बैंक। अगर सेटलर्स के वायलेंस के ऊपर आंखें बंद कर ली जाती हैं तो मिडिल ईस्ट कोई अमन नहीं देखेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है वेस्ट बैंक के अंदर अमन करवाना और सेटलर्स के खौफनाक हमलों को रोकना। अब गजा में देखिए, इजरायली फौज कह रही है कि उसने फलस्तीनियों को मारा हु क्रॉस्ड इनटू इजरायली कंट्रोल्ड टेरिटरी इन गाजा। यानी जो भी उस सो कॉल्ड लाइन को क्रॉस करता है उसको मार दिया जाता है। यानी इजराइल ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि जो हिस्सा उसके पास है वो उसी के पास है, उसमें कोई फलस्तीनी ना आए। देखिए, गजा के लोगों का है, फलस्तीनियों का है, तो इजराइल अपनी तरफ से एक लाइन खींच कर उसको एक रेड लाइन बना रहा है, नो गो एरिया बना रहा है कि यहां जो भी आएगा उसको मार देंगे। तो ये तो ज्यादा देर जो है वो चल नहीं सकता है, ठीक है ना। मतलब वो एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि ये पूरा कब्जा हमारा हो गया, इधर कोई फलस्तीनी ना आए। भाई उनकी लैंड है, वो क्यों वहां पर जो है वो ना जाए। तो हमास ने कहा है कि हम गारंटर्स को कह रहे हैं कि वो फौरी एक्शन लें, एड दाखिल करें, मेडिकल और शेल्टर सप्लायर्स, और ये जो इजरायली वायलेशन है इसको रोका जाए। जो राशिदा तालिब हैं, जो कांग्रेस मेंबर हैं और रिपब्लिकन हैं, और वो एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवा रही हैं कि इजरायली जेनोसाइड इन गाजा इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। हो सकता है ये पास ना हो, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। जब नेतन्याहू गया था कांग्रेस में तो ये एक प्ले कार्ड इनके हाथ में था और वॉर क्रिमिनल ये सारा लिखा हुआ था। तो अब ये रेजोल्यूशन लेकर आई हैं कि गजा में जो कुछ हुआ है उसको एक जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। और हैरिट्स ने एक और दिलचस्प खबर दी है, यूरोपीय यूनियन ये कंसीडर कर रहा है कि 3000 पैलेस्टीनियंस की पुलिस फोर्स जो है तश्कील दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए। यूरोपीय यूनियन कंसीडर्स ट्रेनिंग 3000 पैलेस्टीनियन पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम गाजा। ये तो बिल्कुल इजराइल के उसके खिलाफ है कि फलस्तीनी पुलिस जिसको यूरोपियंस ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, लेबनान की गवर्नमेंट बिल्कुल इस वक्त एक कठपुतली गवर्नमेंट साबित हो रही है, उसके खिलाफ प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब जो है वो इजराइल ने धमकी दी हुई है लेबनान गवर्नमेंट को कि कोई ईरानी जहाज अब यहां पर नहीं आना चाहिए। तो लेबनान जो है उसकी गवर्नमेंट अपने ही मुल्क में अपने ही एयरपोर्ट पर इजराइल का फैसला लागू करके बैठी हुई है और ईरानी जहाज नहीं वहां पर आ सकता। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने एयरपोर्ट पर उसकी कोई सुवरेनिटी नहीं है, वो मुल्क को कैसे डिफेंड करेगी। और वो उल्टा हिजबुल्लाह से कह रही है कि वो डिसाम हो जाए। तो हिजबुल्लाह जो है वो इस गवर्नमेंट के हवाले लेबनान को करके डिसाम हो जाए, जो एक एयरपोर्ट के ऊपर अपना हुक्म जब नहीं चला सकती है, एक सिविलियन त्यारा भी वहां पर नहीं उतर सकता है।
तो जाहिर है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन के हवाले से ट्वीट किया है, कहते हैं कि ये सारा डेमोक्रेट्स का रचाया हुआ ड्रामा है और ये सिर्फ डिफेम जो वो करना चाह रहे हैं, मामलात को खराब करना चाह रहे हैं। और कुछ रिपब्लिकन जो कमजोर रिपब्लिकन हैं और फुलिश हैं, वो भी इनके साथ जाकर मिल गए हैं। और एप्स्टीन जो है वो तो एक डेमोक्रेट था, और ये डेमोक्रेट्स का प्रॉब्लम है, ये रिपब्लिकन्स का प्रॉब्लम नहीं है। और आस्क बिल क्लिंटन, लैरी सुमर्स, ये लैरी सुमर वो है जो क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है। और दे नो ऑल अबाउट एप्स्टीन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद ट्रंप, आई हैव अ कंट्री टू रन। मुझे एक मुल्क चलाना है, मुझे इस चीजों में ना घसीटा जाए, ये ट्रंप साहब फरमा रहे हैं। एप्स्टीन के मामले को वो गैर जरूरी मामला करार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला वहां पर आगे बढ़ रहा है। आज साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट है, चाइना का मीडिया है, उसने एक स्टोरी छापी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना, और जब हम अमेरिका की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में चाइना कैसे आगे जा रहा है, तो उस पर आपको बात समझ आएगी। चाइना का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें नाज़रीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से जो है वो फाइटर जेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो इसके पीछे, इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के पीछे सिर्फ एक चाइनीज इंजीनियर है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च है, ये टेक्नोलॉजी नाज़रीन सिर्फ न्यूक्लियर पावर जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनमें पाई जाती है। मतलब आप उनमें ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और उससे भी अगली बात यह है कि सिर्फ न्यूक्लियर काफी नहीं है। अमेरिका के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो न्यूक्लियर हैं, लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट जो है, अब ये क्या है, अब हम इसकी साइंस में और टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे, सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं और विद हैवी पे लोड के साथ आप इनको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर में है। चाइना के पास तो कोई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और इससे भी अगली बात, ये अमेरिका के जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें भी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर में एग्जिस्ट करती है, और वो जो उनका ताजा तरीन और सबसे बड़ा है, जेराल्ड फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका का टेक्नोलॉजी का शाहकार है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उसमें पाई जाती है। ये अमेरिका की यानी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने इसमें वो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो चाइना ने एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर में जो न्यूक्लियर भी नहीं है, उसमें भी ये इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये मतलब बहुत बड़ा धक्का है। और उधर जो है उस टेक्नोलॉजी को, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा उसकी जो है वो, यानी कॉस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ऑपरेट करने के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आज लिखा है, मीट मा विंग, द चाइनीज नेवल इंजीनियर जीनियस बिहाइंड द फुजान एयरक्राफ्ट कैरियर कैटापल्ट। ये एक इंजीनियर जिसने ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो है उनके ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर में जो न्यूक्लियर भी नहीं है उसमें भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। कामयाबी के साथ वो लॉन्च भी हो चुका है, वो सर्विस में भी आ चुका है। तो ये यानी कि वो डिफरेंस है कि चाइना जो है वो किस तरह से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, और मतलब कम रिसोर्सेज के साथ, कम पैसों के साथ उस बराबर की या उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो ये इस वक्त अमेरिका इस तरह से लैग कर रहा है, यानी उनका टेक्नोलॉजी का शाहकार भी चाइना के इसके एयरक्राफ्ट के पीछे जब मांद पड़ गया, ठीक है ना। तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें जब हो रही हैं। नॉर्थ कोरिया 12,000 वर्कर्स भेजने जा रहा है रशिया, और वहां पर वो क्या करेंगे, वो उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे जो ईरान की मदद से कायम हुई हैं, और वहां पर जो शहीद ड्रोन्स हैं, ईरान ने शहीद ड्रोन्स की फैक्ट्रीज रशिया में लगा कर दी हैं, उनको जो है वो बनाएंगे। यानी ईरान, रशिया और चाइना मिलकर ड्रोन्स प्रोडक्शन जब वो कर रहे हैं, ये खबर जो इस वक्त सामने आ रही है। तो ये बड़ी गैर मामूली इस वक्त बात है, और रशिया चाइना पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं वेनेजुएला की। जरा खबर देखिए, रशियन मीडिया, इंटरनेशनल लॉ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इन दीज वाटर्स, यानी वो उन वाटर्स का जिक्र कर रहे हैं कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द किस तरह से अमेरिकन वॉरशिप्स घेरे हुए खड़े हैं। तो इन वाटर्स में कैसे इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हु इज स्टैंडिंग फॉर द विक्टिम्स, विक्टिम्स मजलूमों के साथ कौन खड़ा है, रशिया एंड चाइना। और फिर आप देखिए कैसी अजीब खबर है कि अमेरिका यूक्रेनियंस को डिपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन में जंग छेड़ी, उसके नतीजे में यूक्रेनी डिपोर्ट मतलब मुहाजिर बने, और अब अमेरिका यूक्रेनियंस को, अभी जंग जारी है, और डिपोर्ट कर रहा है। तो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का जो है वो दुश्मन होना तो बुरी बात है ही है, लेकिन दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। तो ये खबर देख लेनी चाहिए ताइवान को भी और बाकियों को भी कि अमेरिका ने यूक्रेन की जंग छेड़ी, और आज अभी जंग जारी है, अब पता यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या है, और वो यूक्रेनियन को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज रोगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।